आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन सोशोलॉजी के अंदर भी हम इससे मदद ले सकते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट, क्योंकि सोशोलॉजी के अंदर हम हमेशा ये देखते हैं कि सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है और सोशल चेंज कैसे आ रही है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेन जैकस रोसो, ये 3 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने कि इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली कि एक सोसाइटी कैसे डेवलप हुई। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स को देखेंगे, जॉन लॉक से उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि थॉमस हॉब्स अगर आप इन तीनों के एरा को देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1558 से 1679 तक ज़िंदा रहे और इनका एरा ये बनता है, जबकि जॉन लॉक जो है 1632 से लेके 1704 तक का एरा ये, और फिर जेन जैकस रोसो जो हैं वो 1712 से 1778 तक का इनका एरा है। तो ये सबसे आखिरी थिंकर हैं इन तीनों के अंदर। और अगर आप देखें तो थॉमस हॉब्स की जो आइडियोलॉजी है इसका असर जॉन लॉक के ऊपर पड़ता है, और फिर इन दोनों के ही असरात जो हैं वो आपको जेन जैकस रोसो के कंक्लूजन्स हैं उनके अंदर नज़र आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो कुछ भी कर रहे हैं, इनकी लेबॉर्ट्री दरअसल इनका दिमाग है, और फिर उसको वो दुनिया के सामने लेके आते हैं। तो और फिर वो जो राइटिंग्स, उनकी किताबें लिखी जाती हैं, उसके ज़रिए से पूरी दुनिया जान पाती है कि वो आखिर क्या सोचते थे और क्या समझते थे, और उससे फिर बहुत सारे कंक्लूजन आज के दौर में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉलिटिकल थिंकर्स दरअसल अमन की तलाश में, पहले उन्होंने एक मसला तलाशा है, यानी कि इंसान एक मसले के अंदर है और उस मसले से बाहर लाने के लिए वो एक हल बता रहे हैं जिसको वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। ठीक है जी, कि एक रियासत कैसे क्रिएट होगी, एक सोसाइटी कैसे क्रिएट होगी और वो कैसे आगे बढ़ सकती है और कैसे वो एक अमन की हालत में जा सकती है। अब देखिए, थॉमस हॉब्स हो, जॉन लॉक हो या जेन जैकस रोसो, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंसान अपने इब्तिदा में कैसा था। तो जाहिर सी बात है, अगर हम सब जानते हैं कि इंसान इब्तिदा के अंदर कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना कोई अच्छे घर थे उसके पास, ना उसका कोई फैमिली स्टेटस था कि कोई बहुत ही बड़े फैमिली स्टेटस में रहता हो। तो ये सारी बातें एक आम आदमी समझ सकता है बड़ी आसानी से। तो इस स्टेटस को स्टेट ऑफ नेचर कहा गया। ठीक है जी, थॉमस हॉब्स ने इसको क्या कहा, स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि इंसान जो है वो अपनी नेचर से करीब है। आज का इंसान तो अपनी नेचर से इतना करीब नहीं है, वो कपड़े भी पहनता है, वो अपने बनाए हुए घरों के अंदर रहता है, जबकि प्रिमिटिव इंसान था वो गारों के अंदर रहता था, उसके पास कोई घर बने बनाए नहीं थे। ठीक है जी, वो गारों के अंदर रहता था, कपड़े भी उसके पास नहीं थे, वो पत्ते पहनता था या कोई जानवरों की खालों से अपने जिस्म को ढकता था। उसके पास कोई ऐसे बर्तन नहीं थे, उसके पास कोई माचिस नहीं थी, यानी कि हर चीज़ नेचर से करीब थी। ठीक है जी, तो ये स्टेट ऑफ नेचर है, यानी कि कदीम दौर का प्रिमिटिव इंसान। थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले ये देखा कि इंसान स्टेट ऑफ नेचर में कैसा है। तो उसने ये देखा कि इंसान स्टेट ऑफ नेचर में वॉर के अंदर है, यानी कि हर इंसान से लड़ रहा है, यानी कि वॉर अगेंस्ट ऑल है। ठीक है जी, और ऐसी सूरत के अंदर कोई मॉरलिटी नहीं है, यानी कि कोई आप किसी से अच्छाई की तवक्का नहीं कर सकते और सब कुछ बुरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर को कुछ इस तरह का जाना कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, बहुत ही बेकार सी है। यानी कि वो यहाँ पे देखता है कि एक इंसान अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन उसकी फैमिली किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। कोई दूसरा इंसान आके भी उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को मार सकता है, अपने मकसद की खातिर, अपनी आसाइश की खातिर वो उसकी जगह पे कब्ज़ा कर सकता है, उसकी बीवी पे, उसके बच्चों पे भी कब्ज़ा कर सकता है। अब ह्यूमन नेचर ऐसी सूरत में किस तरह की नज़र आ रही है, यकीनन आप देख सकते हैं कि ये सेल्फिश है। इसकी कोटेशन जो थी वो ये थी कि इन अ स्टेट ऑफ नेचर लाइफ इज़ सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखें, दूसरी तरफ जॉन लॉक ने भी इसी स्टेट ऑफ नेचर को एग्जामिन किया अपने ख़यालात की लेबॉर्ट्री में, और उसने इसको किस तरीके से देखा, तो उसने थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में देखा। उसने देखा कि स्टेट ऑफ नेचर जो है इज़ अ सिचुएशन वेयर नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट। असल में उसने इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया कि स्टेट ऑफ नेचर है, लेकिन ये इतनी बुरी भी नहीं है। असल मसला ये है कि वहाँ पे ताकत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं जिसकी वजह से लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है। यानी कि ना तो स्टेट ऑफ नेचर गुड है और ना ही बुरी है। यानी कि यहाँ पे जॉन लॉक हैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और वो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का। इंसान की प्रॉपर्टी होती है। ये जो प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट है यही जो है वो अमेरिकन्स की जो कैपिटलिस्ट थॉट है उसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि प्रॉपर्टी का है। बल्कि अगर हम ये कहें कि तीनों के तीनों ही अमेरिकन्स के जो है वो मेन प्रायोरिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर उनकी पूरी सोसाइटी खड़ी हुई है। तो जॉन लॉक कहता है कि गॉड ने जो है वो इंसान को 3 राइट्स दिए, एक लाइफ दी है, एक उसको आज़ादी दी है और एक उसको प्रॉपर्टी दी है। जॉन लॉक ये बताते हैं कि ये जो 3 राइट्स हैं इनको गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करेगी और इसके लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो फिर इंसान को वापस स्टेट ऑफ नेचर में जाके एक नई गवर्नमेंट को रिक्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि जॉन लॉक ने जो ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया है वो थॉमस हॉब्स से बिल्कुल उलट है। क्योंकि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है और इसको कंट्रोल होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जॉन लॉक जो है यहाँ पे कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो रैशनल है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर उसको मौका दिया जाए तो इंसान जो है वो रैशनल है। ठीक है जी। इसने कोट क्या किया? ऑल मैनकाइंड all equal and independent, no one ought to harm another in his life, liberty and possession। अब हम जे रोसो को देख लेते हैं कि जे रोसो क्या कहते हैं। देखिए जे रोसो जो है इन दोनों के बाद के फ़िलासफ़र हैं। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जे रोसो जो हैं ये एक फ़्रेंच फ़िलासफ़र हैं। बेसिकली तो इनका ताल्लुक़ ये स्विस फ्रेंच है, यानी कि ये जिनीवा से इनका ताल्लुक़ था। लेकिन जिनीवा ये जिनीवा वो इलाका है यूरोप का जहाँ पे कि फ़्रांसीसी ही बोली जाती है और इसी वजह से ये फ्रेंच स्पीकिंग राइटर थे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टेट ऑफ नेचर के लिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि जहाँ पे कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई उसूल नहीं है। जबकि जो जॉन लॉक ने इसको ट्रांसलेट किया, लाइफ जो है ना तो गुड है और ना ही बैड है, वो कहीं ना कहीं बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रही है। अब तीसरी तरफ जो जेन जैकस रोसो के नज़दीक जो मैन है वो एक ऐसी हालात के अंदर जहाँ पे कि सोसाइटी और कल्चर नहीं है और इसी वजह से वो इग्नोरेंट है, यानी कि वो ना आशना है। और इसके साथ साथ वो एक कदीम स्टेट के अंदर है जहाँ पे कि मैन है इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद है लेकिन अकेला है और पीसफुल है, पुरअमन है। उसको सिर्फ एक रिच इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो एक पीसफुल लाइफ को गुजार सके। इसकी कोटेशन आपने यकीनन कहीं ना कहीं पढ़ी और सुनी होगी कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मैन जो है वो इंडिपेंडेंट पैदा हुआ है लेकिन मसला यह है कि वो कहीं ना कहीं चेन्स के अंदर जकड़ा हुआ। ये चेन्स किसकी चेन्स हैं? ये रीति रिवाज की चेन है। जेन जैकस रोसो जो ह्यूमन नेचर बताते हैं, ह्यूमन नेचर दरअसल गुड है, कंपैशनेट है बट कैन बी करप्टेड। इंसान की जो नेचर है वो गुड है, रहम दिलाना भी है, लेकिन ये करप्ट हो सकती है, इसमें फॉल्ट आ सकता है, इसमें ख़राबी आ सकती है। दर हकीकत में इंसान बहरहाल एक अच्छा और एक रहमदिल नेचर रखने वाला होता है। ठीक है जी। तीनों फिलोसफर्स की हम देखते हैं कि क्या आइडियोलॉजी बन रही है। थॉमस हॉब्स ने ये कंक्लूजन दिया कि इंसान दरअसल एक बहुत ही शैतान चीज़ है, वो बेसिकली मकाराना जहन रखता है, लेकिन ये कैसा जानवर है? एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मकसद क्या है कि मिल के रहता है, ये अकेला नहीं रह सकता है। दूसरी तरफ जॉन लॉक ने क्या कहा कि मैन इज़ गुड। देखिए यहाँ पे चेंज आ रहा है कि यहाँ पे थॉमस हॉब्स जो हैं वो इसको ईविल कह रहे हैं मैन को, जबकि जॉन लॉक जो हैं वो इसको गुड कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाय नेचर यकीनन इंसान है सोशल एनिमल, यानी कि मिलजुल के रहने वाला है, लेकिन ये गुड है। अब जेन जैकस रोसो जो है वो इसके अंदर मजीद ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि नो डाउट कि मैन गुड तो है लेकिन वो सोसाइटी से स्क्रूड अप हो जाता है, यानी कि सोसाइटी में, क्योंकि वो सोशल एनिमल है, वो इस बात को भी मान रहे हैं कि सोशल एनिमल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सोशल एनिमल होने की वजह से ही सोसाइटी उसको जो है वो करप्ट कर देती है, सोसाइटी ही उसको बिगाड़ देती है। लॉ ऑफ नेचर कैसा है? अब जो लॉ ऑफ नेचर है वही क्या कहता है? तो यहाँ पे जो थॉमस हॉब्स का जो लॉ ऑफ नेचर है, यानी कि मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स टू डू। ये तीनों फिलोसफर्स जो लॉ ऑफ नेचर को कंक्लूड करते हैं तो थोड़े थोड़े डिफ्रेंसिएशन के साथ आप देख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इंसान आज़ाद है और वो जो चाहता है वो करता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, यानी कि
कुदरत ने उसको ये आज़ादी दी है कि वो जो दिल चाहे वो कर सकता है। जॉन लॉक भी इस बात से एग्रीड हैं कि कुदरत ने जो कुछ कहा दिया है इंसान को वो फ्री है, लेकिन सारे इंसान बराबर हैं। तीसरी तरफ जो जे रोसो हैं वो कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर का जो ओरिजिन है वो मोरालिटी है, और ये मोरालिटी जो है वो स्टैंडर्ड बिहेवियर है, यानी कि अखलाकियात के सच बोलो। अब देखना यह है कि राइट ऑफ नेचर क्या है। तो राइट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, राइट ऑफ नेचर यही है कि इंसान जो है वो ये राइट रखता है कि वो अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए जो दिल चाहे वो कर सकता है। वो बिल आखिर अपनी लाइफ को बरकरार रखेगा और उसके लिए वो जो उससे बन पड़ेगा वो करेगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए। जॉन लॉक इसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि इंसान को राइट है, जीने का राइट तो इंसान को मौजूद है, और ना सिर्फ जीने का ही राइट नहीं है बल्कि उसको आज़ाद जीने का भी राइट है, और साथ में वो प्रॉपर्टी रखने का भी राइट रखता है, और उसको प्रॉपर्टी रखने की भी ज़रूरत होती है, और इंसान का राइट है कि वो प्रॉपर्टी रख सके। तीसरी तरफ राइट टू ऑफ नेचर जेन जैकस रोसो के नज़दीक ये है कि डू व्हाट यू वांट टू डू बट नॉट हार्म ईच अदर। एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाओ, करना जो है वो करो, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर करो। अब ऐसी सूरत के अंदर इसका हल क्या होगा? इसका हल जो बताते हैं वो तीनों पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जोर देते हैं। अगर आप गौर करें तो थॉमस हॉब्स ने कहा कि एक मोनार्की क्रिएट होगी, और मोनार्की के ज़रिए से यानी कि लोग सब के सब अपना पावर सरेंडर कर देंगे मोनार्की के आगे, और एक दफ़ा अगर मोनार्की बन गई, एक दफ़ा कोई शख्सियत के पास पावर आ गई, तो फिर उसको आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे किसी भी सूरत में। वो जैसा दिल चाहेगा वो वैसा करेगा, और इसी में ही सबकी बका है। दूसरी तरफ जो जेन जैकस रोसो थे वो कहते हैं कि नहीं जनाब, बिल्कुल एक ताकत तो बनेगी, लेकिन ये ताकत गवर्नमेंट की सूरत में बनेगी, और ये गवर्नमेंट जो होगी, सरकार जो होगी, ये असल में तैयार होगी लोगों की रजामंदी से, कंसेंट से। लेकिन अगर ये सरकार सही से काम नहीं करती है तो लोगों को ये राइट होगा कि वो इस सरकार को ख़त्म कर दें और नई सरकार ले लें। तीसरी तरफ जो जेन जैकस रोसो था उसने कहा कि जनाब यहाँ पे भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन अब की दफ़ा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये बेसिकली एक जनरल विल बनेगी लोगों की। अभी जनरल विल क्या चीज़ है तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जनरल विल ये होगा कि सब लोग एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडाई, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे एग्री कर लेंगे कि ये वो तरीका है जिससे कि माशरा आगे बढ़ सकता है, और वो जो तरीका है वही रूल करेगा माशरे के ऊपर। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा आसान करें तो एक तो प्राइवेट विल होती है इंसान की, एक जनरल विल होती है सोसाइटी के अंदर। एक प्राइवेट विल तो ये है कि इंसान खाना खाता है, कचरा बनता है, कचरे को जो है वो घर से बाहर फेंक दे, भाड़ में गया कचरा, रोड पे पड़ा रहे, वो उसका मसला नहीं, उसका घर तो साफ़ है। लेकिन एक जनरल विल ये होती है कि नहीं जनाब, कचरे को कूड़ेदान में डाला जाए ताकि माशरा भी, सोसाइटी, गलियाँ भी, मोहल्ला भी साफ़ रहे। तो ये एक जनरल विल होती है। और प्राइवेट विल ये है कि आप अपना घर साफ़ रखें, बाकी बाहर जो है भाड़ में गया। तो ये जनरल विल और प्राइवेट विल के अंदर फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे जनरल विल जो है वो रूल करेगी, और ये जनरल विल ही असल में इंसानों का हुक्मरान होगा। ठीक है जी, यानी कि कोई कानून आप कह लीजिए इसको, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो ये कानून कह लीजिए कि कानून जो है वो हुक्मरानी करेगा। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आएगा, यानी कि अगर लोगों को कोई दूसरे लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का काम होगा, थॉमस हॉब्स के नज़दीक मोनार्क का काम होगा कि वो लोगों को दूसरे लोगों के शर से बचाए। जबकि जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट ना सिर्फ लोगों को लोगों से ही महफूज नहीं रखेगी बल्कि गवर्नमेंट से भी महफूज रखने की जिम्मेदार होगी। यानी कि ऐसी सूरत में आसान लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट को भी इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी शख्स के ऊपर शर अंगेज़ी करे। तीसरी तरफ जेन जैकस रोसो कहते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट बी अलाइंड विद द जनरल विल। यहाँ पे मैंने जैसा आपको आसान कर दिया है कि जनरल विल दरअसल लॉ है। ये जनरल विल क्या है? ये लॉ है। तो यहाँ पे जेन जैकस रोसो के नज़दीक गवर्नमेंट असल में ताबे रहेगी जनरल विल के। जो जनरल विल कहेगी, जो तमाम लोगों की मुश्तरका ख्वाहिश कहेगी, गवर्नमेंट वैसा ही करेगी। अगर तमाम लोग मुश्तरका तौर पे कुछ कहते हैं तो वही जो है वो लॉ बन जाएगा, और वही जो है वो उस रियासत का कानून होगा, और वही रियासत उसी तरीके से अमल करेगी। आपको मॉडर्न डेमोक्रेसी में पूरी दुनिया के अंदर नज़र आता है कि अगर डेमोक्रेटिकली कोई लॉ बन जाता है, एक जनरल विल बन जाती है, लोगों की, अक्सरियती लोगों की जो ख्वाहिश है उसी पे ही आज की रियासतें अमल करती हैं। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे कवानीन है कि आज भी वो डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन वो क्योंकि जनरल विल है तो इस वजह से उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि
गे मैरिज एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन सकती है कि क्योंकि जनरल विल है किसी रियासत की, किसी स्टेट की, तो वहाँ पे गे मैरिज भी अलाउ हो गई है और वहाँ पे इस तरह के कानून है कि वो वहाँ पे क्योंकि जनरल विल है तो जनरल विल जो है वो रूल करती है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है, ये बहुत रैशनल भी हो सकती है और इर्रेशनल भी हो सकती है, लेकिन जनरल विल का होना लाजमी है। ठीक है जी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थॉमस हॉब्स की जो सोच थी वो एक बादशाहाना पसंद सोच थी और यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये लेविथॉन नाम की वो एक देवता है जो कि उसने उसकी किताब का नाम भी लेविथॉन है और यहाँ पे लेविथॉन असल में वो मुनार्क है, वो ताकत है, वो देवता है जो कि रूल करेगा लोगों के ऊपर। तो ये एब्सोल्यूट मुनार्की है, ये इसका कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ जॉन लॉक और जे रोसो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। जॉन लॉक की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है और जो जेन जैकस रोसो की गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो अब यहाँ पे एक फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि जॉन लॉक जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दे रहे हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जबकि जेन जैकस रोसो जो एक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब इसको समझ लीजिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। देखिए, जब आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो लोग, अवाम जो है, पीपल ऑफ द कंट्री जो है वो वोट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने नुमाइंदों को, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करेंगे और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे और वो लॉज जो है फिर गवर्नमेंट के लिए मशले राह होंगे, वो गवर्नमेंट उन पे अमल करेगी, यानी कि बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे, वो लॉ मेकिंग करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो जेन जैकस रोसो की जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोग डायरेक्ट वोट करके लॉ बनाएंगे, बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं होगा और डायरेक्ट लॉज बनेंगे। वो जो आपने जनरल विल की बात की थी ना, जब आपको मैंने बताया था कि जनरल विल क्या है, तो यहाँ पे जनरल विल ही लॉ बन जाएगी और जनरल विल ही रूल करेगी। तो यहाँ पे बीच में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आपको नज़र नहीं आती है। ठीक है जी। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट मैंने क्लियर किया। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट क्या आंसरेबल होगी। तो थॉमस हॉब्स के नज़दीक गवर्नमेंट किस तरह से आंसरेबल होगी, तो वो नीडेड टू प्रोटेक्ट पब्लिक करेगी, यानी कि वो आवाम को बचाने की ज़िम्मेदार होगी, जबकि जॉन लॉक के नज़दीक आवाम को वो बेनिफिट करने के लिए गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी। तीसरी तरफ जेन जैकस रोसो के नज़दीक गवर्नमेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए ज़िम्मेदार होगी। अब गवर्नमेंट शुड भी वो कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट थॉमस हॉब्स के नज़दीक पावरफुल होनी चाहिए और साथ में ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसको कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जॉन लॉक की जो गवर्नमेंट होगी वो कंडीशनल होगी और उसको ख़त्म किया जा सकता है। वो कंडीशनल होगी, कुछ शराइत के ऊपर होगी और साथ में उसको ख़त्म किया जा सकता है और वो टर्मिनेट हो सकती है, ओवरथ्रो हो सकती है। तीसरी तरफ जेन जैकस रोसो ने जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर उसने कहा कि ये शेयर्ड होगी और डायरेक्ट होगी, यानी कि बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, ये शेयर्ड होगी और डायरेक्ट होगी। वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ विल है ना, वो यहाँ पे जनरल विल का जो है वो कॉन्सेप्ट रहेगा। अब यहाँ पे लीडर कौन होगा, तो लेजिटिमेट जो लीडर होगा यहाँ पे थॉमस हॉब्स के नज़दीक जो लेजिटिमेट लीडर होगा वो एक मुनार्क होगा, जैसा कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, वो लेविथॉन होगा, वो बादशाह होगा। तो दूसरी तरफ जो जॉन लॉक और जेन जैकस रोसो हैं, इन दोनों के नज़दीक जो है वो कोई भी एडल्ट मेल या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, दोनों के नज़दीक जो है वो लीड करेंगे, वो लीडर हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको सेम नज़र आती है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसके इफ़ेक्ट्स जो आएंगे वो ये आएंगे कि थॉमस हॉब्स की गवर्नमेंट के अंदर तो आपको ये मुनार्क की सूरत में नज़र आते हैं और पीस हो जाएगा, लोग अमन के साथ रहेंगे, लेकिन सारे के सारे राइट्स जो हैं वो मुनार्क के पास रहेंगे, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो जॉन लॉक है, इसकी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक दौर होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और राइट्स वहाँ पे होंगे और वही इन्फोर्स करेगी गवर्नमेंट। तीसरी तरफ जो जेन जैकस रोसो है, वहाँ पे भी जनरल विल बनेगी और जनरल विल जो है वो वर्क करेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री और द सोसाइटी। किसने किसको इंस्पायर किया, तो मैंने आपको बताया कि थॉमस हॉब्स जो हैं ये एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र थे और इनको इंस्पायर किया 1642 से लेकर 1651 तक होने वाली सिविल वॉर ने।
ये उस वक़्त के बादशाह के बच्चों को पढ़ाते थे, उसके महल में जाते थे, और जिस वक़्त बादशाह को कत्ल किया गया उस वक़्त ये उसके मुलाजिम थे, और इनके नज़दीक जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और इसी वजह से उनकी फ़िलासफ़ी के अंदर भी आपको ये असरात नज़र आते हैं, और वो कहीं ना कहीं बादशाहत को प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर। जबकि दूसरी तरफ जॉन लॉक को थॉमस हॉब्स ने इंस्पायर किया, और थॉमस हॉब्स की इंस्पिरेशन को लेते हुए जॉन लॉक ने कुछ नतीजा खस किए, और जॉन लॉक के जो आइडियाज़ थे इनसे इंस्पायर हुए थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन कौन थे? थॉमस जेफरसन जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर आपको जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो रियासत है उसके पूरे के पूरे मैकेनिज़्म के ऊपर आपको जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी का असर नज़र आता है। तीसरी तरफ जेन जैकस रोसो जो हैं वो सबसे आखिरी फ़िलासफ़र थे एरा के हिसाब से, तो इनके ऊपर भी थॉमस हॉब्स ने इनको इंस्पायर किया, और थॉमस हॉब्स की इंस्पिरेशन को लेते हुए रोसो ने इन्फ्लुएंस किया पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पूरा का पूरा कहते हैं कि वो जेन जैकस रोसो से इन्फ्लुएंस था। तो ये टोटल जो है वो कंक्लूजन है। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।